150 एड्रेस है ये यहाँ पर स्टोर होगा, यानी कि जो ये आपका डेटा पार्ट है और ये आपका एड्रेस पार्ट है, तो सेकंड डेटा जो होगा उसका एड्रेस पहले वाले डेटा के साथ स्टोर होता है, ताकि हम एक्सेस कर पाए कि सेकंड डेटा कहां पर सेव्ड है। समझ आया? तो ये डेटा, ये क्या है? एड्रेस है। तो ये एड्रेस हमेशा एक्सेस करने के लिए वी आर यूजिंग दी पॉइंटर। ओके, यहां पर क्या होगा? यहां पर भी एड्रेस होगा किसका? नेक्स्ट डेटा का। सपोज कोई और डेटा पड़ा है, यहाँ पर फिर एड्रेस, अगर जो लास्ट है उसके पास जो एड्रेस, कोई और डेटा है नहीं, तो लास्ट में क्या स्टोर करोगे? नल। तो ये आपका डेटा, स्टार्टिंग वाला डेटा, उसके पास जो एड्रेस है वो नेक्स्ट डेटा का एड्रेस है, तो ये जो नेक्स्ट का मतलब क्या हो गया? एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट डेटा। तो एन ऑब्जेक्ट कैन कंटेन अ रेफरेंस टू अनदर ऑब्जेक्ट ऑफ द सेम टाइप। अभी भी फंडा वही है, जैसे कि एरे में आप अगर इंटीजर को स्टोर कर रहे हो लगातार कंटिन्यूअसली, तो यहाँ पर भी इंटीजर को ही स्टोर करोगे। अगर आप लगातार करेक्टर्स के डेटा को स्टोर कर रहे हो तो करेक्टर ही स्टोर करोगे, फ्लोट को कर रहे हो तो फ्लोट करोगे। बट लिंक लिस्ट में डिफरेंस कहाँ पर आया कि एरे में आपको कंटिन्यूअसली स्टोर करना होता है और लिंक लिस्ट में आप लोग रेंडमली कहीं पर भी स्टोर कर देते हैं। ओके, तो पहले हम डिफरेंस पढ़ते हैं। एरे क्या करता है? एलिमेंट को कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन पे स्टोर करता है लगातार 1 बाय 1, और एलिमेंट्स यहाँ पर क्या होते हैं? रैंडमली स्टोर होते हैं यूजिंग पॉइंटर। यहाँ पर अगर आपके लगातार स्टोर है, आपको पता है कि भाई 1 2 3 4 5 इस लोकेशन पे मेरे डेटा एड्रेस लगातार पड़ा है, तो मैं कोई सा भी एलिमेंट एक्सेस कर सकती हूँ। अगर मुझे फोर्थ एलिमेंट चाहिए, आप डायरेक्ट रैंडमली A3 करके उसे एक्सेस कर सकते हैं। बट अगर यहाँ पर आपको थर्ड एलिमेंट चाहिए, तो क्या आप इसको एक्सेस कर सकते हैं? लगातार अगर आपको डेटा स्टोर्ड है तो आप कर सकते हैं, बट अगर क्या आप लिंक लिस्ट में रैंडमली डेटा को एक्सेस कर सकते हैं? बताइए गाइस। आंसर प्लीज। What happened? I am not audible. गाइस बताइए कि अगर हमें लिंक, हाँ बोलिए बोलिए प्रतीक्षा। मैम ये प्लीज रिपीट कर दीजिए, स्टिल क्लियर नहीं हुआ लिंक लिस्ट। अभी लिंक लिस्ट मैंने पढ़ाया ही कहाँ है बच्चा? मैम लाइक द एड्रेस आप जैसे बता रहे थे कि एलिमेंट जैसे स्टोर करते हैं रैंडमली, वो भी मुझे हाँ क्लियर नहीं हुआ। हाँ, देखो, सबसे पहले आप सिर्फ इतनी पॉइंट समझो कि जो एरे होता है, एरे में डेटा कंटिन्यूअसली स्टोर्ड होता है, ठीक है ना? बट जो हमारा लिंक लिस्ट है वहां पर डेटा कंटिन्यूअसली नहीं है, वहां पर किस फॉर्म में है? जैसे कि अगर मैंने ये एड्रेस, ये एक डेटा स्टोर किया है 10, इसका एड्रेस है 100, व्हाट इज दिस? ये एड्रेस है और ये क्या है? डेटा। अब मुझे कोई और डेटा स्टोर करना है, तो इसके पास जो नेक्स्ट एड्रेस होगा 102। तो मैं ये कह रही हूँ कि स्टार्टिंग मतलब कंटिन्यूस ना होके वो डेटा कहीं पर भी पड़ा है किसी और एड्रेस पे, सपोज 204 पे पड़ा है, 200 मेमोरी लोकेशन का एड्रेस है, राइट? कोई और डेटा है 35, वो पड़ा है सपोज 413 पे। तो अब मुझे इसको लिंक लिस्ट बनानी है, तो लिंक लिस्ट बनाने के लिए ये जो एड्रेस है, सेकेंड एलिमेंट का एड्रेस जो है फर्स्ट एलिमेंट के सेकेंड पार्ट में स्टोर होता है। तो यानी कि जब भी हम कोई लिंक लिस्ट क्रिएट करते हैं, लिंक लिस्ट क्रिएट करने के लिंक लिस्ट के दो पार्ट होते हैं, एक डेटा पार्ट और एक एड्रेस पार्ट।
एड्रेस हमेशा नेक्स्ट एलिमेंट का होता है और डेटा यानी कि जो उसके अंदर आप स्टोर कर रहे हो एलिमेंट्स। इतनी बात समझ आई? अब जो ये आपकी ये एक लिस्ट बनी है, अब सेकंड लिस्ट बनाओगे तो ये एड्रेस जो है इसके पास जो सेकंड लिस्ट बनेगी, यहाँ पर डेटा पार्ट हो गया, इसका एड्रेस यहाँ पर स्टोर्ड है, इसका एड्रेस यहाँ पर स्टोर्ड है, और इसके अंदर जो एड्रेस होगा वो थर्ड एलिमेंट का होगा। ऐसे करते करते आपकी लिस्ट बनती चली जाएगी, इसका एड्रेस यहाँ पर स्टोर होगा, जो लास्ट वाला डेटा होगा उसके पास कोई एड्रेस ही नहीं है क्योंकि वो लास्ट एलिमेंट है, तो वहां पर क्या स्टोर होगा? नल। तो इस तरीके से आपकी लिंक लिस्ट बनती है। समझ आ रही है? हाँ। तो यानी कि लिस्ट आर मेड अप ऑफ नोड्स, इसको हम एक पूरे को बोलते हैं नोड। ये नोड 1 है, ये नोड 2 है, ये नोड 3 है। Each node contain a reference to the next node on the list, and each node usually contain a unit of data that will shall call the cargo. इसको आप चाहे भूल जाओ, ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ इतनी बात समझनी है, डेटा आपका कंटिन्यूअसली स्टोर्ड ना होके कहीं पर भी जहां पर भी आपको मेमोरी में स्पेस मिलता है वहां पर आपका डेटा स्टोर्ड हो जाता है। बात समझ में आई? यस मैम। अब मुझे बताइए कि अगर मुझे ये मेरे पास 3 नोड हैं, यहां पर डेटा पड़ा है लेट्स सपोज 10, यहाँ पर स्टोर्ड है 20, यहाँ पर स्टोर्ड है 30, तो मुझे ये इसको एक्सेस करना है सेकेंड डेटा को, तो क्या मैं वन टाइम में एक्सेस कर सकती हूँ? नो मैम। मुझे क्या चाहिएगा सबसे पहले अगर मुझे 20 को एक्सेस करना है? मैम 10 का एड्रेस चाहिए होगा। 10 का एड्रेस नहीं, मुझे पता लगाना होगा 10 कहाँ पे, 20 स्टोर्ड कहाँ पर है, और 20 का एड्रेस किसके पास है? 10 के पास है, इनके राइट? पास। उसके प्रीवियस नोड के पास इसका एड्रेस है, यानी कि मुझे किसी भी अगर मुझे 30 को एक्सेस करना है तो पहले मुझे 10 को एक्सेस करना होगा, देन 20, देन 30। मैं कंटिन्यूअसली डेटा को, रेंडमली डेटा को एक्सेस नहीं कर सकती, मुझे सिक्वेंशियली ही एक्सेस करना होगा। ये बात समझ में आई? यस मैम। इसलिए यहाँ पर आया सिक्वेंशियल एक्सेस टू द एलिमेंट। यहाँ पर डेटा रेंडमली आप कोई सा डेटा एक्सेस कर सकते हो, अगर आपको थर्ड डेटा चाहिए तो आप थर्ड निकाल लोगे, फोर्थ चाहिए फोर्थ निकालोगे, 100 चाहिए 100 निकालोगे, राइट? एरे में हमने पढ़ा था ना। बट लिंक लिस्ट में ऐसा नहीं होता है, लिंक लिस्ट में आपको अगर फिफ्थ डेटा चाहिए तो पहले फर्स्ट को एक्सेस करोगे, उससे आपको सेकंड का एड्रेस मिलेगा, फिर सेकंड के से आपको थर्ड का एड्रेस मिलेगा, थर्ड से आपको फोर्थ का मिलेगा, देन आप फिफ्थ को एक्सेस कर पाओगे कि फिफ्थ लोकेशन पे क्या स्टोर्ड है। बात समझ में आई? ये चीज सबको क्लियर हुई कि रैंडमली एक्सेस होता है एरे में और लिंक लिस्ट में सिक्वेंशियली होती है? यस मैम। अच्छा, एक एग्जांपल देती हूँ। आप लोगों ने पुराने जमाने में वो कैसेट देखी है जो उसमें हम सॉन्ग प्ले करते थे, जो टेप रिकॉर्डर आते थे, कैसेट लगाते थे, वो जो स्क्वायर वाली होती थी, कुछ याद है आप लोगों को? देखा आपने? यस मैम देखा। तो उसमें सॉन्ग प्ले होते हैं, क्या आप उनको मतलब अगर मुझे थर्ड सॉन्ग प्ले करना है तो क्या कर सकते थे? बताओ। अगर मुझे होता था। हाँ, मैम मुझे फॉरवर्ड करते थे तब तो जाके फॉरवर्ड प्ले करना होता पड़ता था, मतलब उसको निकालना पड़ता था आपको, राइट? अगर मैं बोलूं मुझे थर्ड सॉन्ग प्ले करना है, क्या कर सकते हो?
मतलब एक बार में, वन टाइम में डायरेक्टली डायरेक्टली नहीं कर सकते ना, क्योंकि वहां लिंक लिस्ट मतलब वहां पे आपका टेप रिकॉर्डर में 1 by 1 एक्सेस हो रहा है। अगर मुझे 4 तक पहुंचना है तो मुझे फर्स्ट सेकंड थर्ड सॉन्ग को निकालना पड़ेगा, राइट? यस मैम। बट अगर मैं बात करूं आजकल पेन ड्राइव में या फिर आपके जो आजकल तो एलेक्सा है या फिर सीडी भी है, तो आप उसको लगातार अपने लैपटॉप में अगर आपने कोई प्लेलिस्ट चला रखी है तो थर्ड सॉन्ग चला सकते हो ना एक बार में, निकालने की जरूरत तो नहीं है ना, तो वो एरे है। समझ आया? यस मैम। एग्जाम्पल समझ आया कि हम क्या कहना चाह रहे हैं कि एरे में लगातार स्टोर्ड है, हम रेंडमली कोई भी पिक कर सकते हैं, रेंडमली कोई भी उठा सकते हैं। बट लिंक लिस्ट में अगर मुझे 4th पे पहुंचना है तो मैं 1 by 1 पहले को टच करूंगी, फिर दूसरे को करूंगी, फिर तीसरे को, देन 4th तक पहुंचूंगी। क्योंकि पहले के कि ऐसा समझो कि मुझे किसी के घर जाना है और मुझे इस घर का एड्रेस नहीं पता, इस घर का एड्रेस जो है सिर्फ इसी को पता है, और इसके घर का एड्रेस इसको पता है, इसके घर का एड्रेस इसको पता है, इसके घर का एड्रेस इसको पता है। तो मुझे इसके घर जाना है तो पहले मुझे इससे पूछना पड़ेगा, ये बताएगा मुझे इसका एड्रेस, ये बताएगा मुझे इसका एड्रेस, ये बताएगा इसका, तब मैं इसके घर पहुंचूंगी। बात समझ आई? अब इंसर्शन और डिलीशन की बात करते हैं। इंसर्शन मतलब होता है किसी भी एलिमेंट को इंसर्ट करना। एरे में तो जैसे कि आपने ये एरे बनाया हुआ है 10, 20, 30, 40, अब मुझे एक नया एलिमेंट इंसर्ट करना है, तो एलिमेंट को हम इंसर्ट कर सकते हैं कहीं पर भी, यस और नो? सोच के बताना। क्या मैं इंसर्शन एंड डिलीशन एरे में कहीं पर भी कर सकती हूँ? कौन आंसर देगा? हम ये कंटिन्यूअस होते हैं। अगर मुझे एरे में 50 इंसर्ट मतलब मुझे 25 इंसर्ट करना है इन बिटवीन, क्या मैं कर सकती हूँ? मुझे शिफ्ट करना पड़ेगा ना 30 को। यस मैम। बीच में तो स्पेस है ही नहीं, कंटिन्यूअसली डेटा स्टोर्ड है। यस यस मैं मैम। नहीं कर सकती ना, लगातार डेटा स्टोर्ड है, कंटिन्यूअसली है, तो मैं बीच में तो नहीं कर सकती। या तो मैं स्टार्टिंग में कर सकती हूँ या मैं एंडिंग में कर सकती हूँ। अगर मुझे बीच में ही करना है तो मुझे इसको शिफ्ट करना पड़ेगा। मुझे करना पड़ेगा कि A5 में A3 का A4 का डेटा आ जाए, A4 में A3 का डेटा आ जाए और A3 पे नया नोड आ जाए। ऐसे करेंगे ना, शिफ्ट करना पड़ेगा ना, यस मैम। राइट? बट अगर मुझे लिंक लिस्ट में करना है, बीच में कहीं पे डेटा स्टोर करना है, तो बहुत इजी टास्क है भाई। आपको बीच में सपोज अब ये 10 की लिस्ट थी, ये 20 की थी, ये 35 की थी, मुझे बीच में 25 स्टोर करना है, तो 25 की नोट कहीं पर भी बना दी और इसका एड्रेस इसको दे दिया, भाई एड्रेस चेंज कर दिया, यस है मैम। ना? तो यस। इंसर्शन डिलीशन क्या हो गया हमारे लिए, इजी हो गया ना। हम विदाउट यस। शिफ्टिंग कहीं पर भी कोई भी एलिमेंट इंसर्ट कर सकते हैं, चाहे वो स्टार्टिंग हो, चाहे वो इन बिटवीन हो, चाहे वो लास्ट, राइट? इज यस दैट मैम। क्लियर? दिस पॉइंट इज क्लियर टू एवरीवन? अब फिक्स्ड मेमोरी है यहाँ पर, साइज फिक्स्ड होता है एरे का। जब हम एरे को डिक्लेयर करते हैं तो उसका साइज फिक्स्ड रखते हैं, मैंने बताया था आप लोगों को लास्ट क्लास में। यस मैम। तो यहाँ पर स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन है, मेमोरी स्टैटिक है। मैंने अगर 10 मेमोरी ली है तो 10 ही रहेगी। बट यहाँ पर क्या है, डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन है रन टाइम, मैं कितनी भी लिंक लिस्ट क्रिएट कर सकती हूँ, राइट? कोई साइज फिक्स्ड नहीं है। अगर मेरे पास अगर मुझे मैंने नाम का एरे बनाया है, ठीक है ना, मैंने बनाया है नेम की लिंक लिस्ट बनाई है, नेम स्टोर करने के लिए, ठीक है ना। तो लिंक लिस्ट बनाने के लिए अब आपका नेम अगर 4 लेटर का है तो 4 स्पेस ले लेगा मेमोरी में, 10 लेटर का है तो 10 स्पेस ले लेगा, 3 का है 3, 8 का है 8। तो वह अकॉर्डिंगली रन टाइम पे जो भी आप उसके अंदर डेटा डाल रहे हैं उतना ही स्पेस वो, उतनी ही लिंक लिस्ट वो क्रिएट कर देगा। ओके
तो एलिमेंट आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, एलिमेंट किसी पे डिपेंडेंट नहीं होते एरे के अंदर, क्योंकि कंटिन्यूअसली हम कोई भी एलिमेंट डेटा एक्सेस कर सकते हैं, क्योंकि हमें उनका इंडेक्स पता है, राइट? बिकॉज एरे में हमें इंडेक्स पता होता है, इंडेक्स के थ्रू हम किसी भी एलिमेंट को इंडिपेंडेंटली एक्सेस कर सकते हैं, बट यहाँ पर आप ऐसा नहीं कर सकते, डेटा एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। तो ईच नोड पॉइंट टू द नेक्स्ट नोड, हर नोड जो है वो नेक्स्ट नोड को पॉइंट कर रहा है, और बोथ द नेक्स्ट एंड प्रीवियस नोड। इसीलिए हम यहाँ पर डेटा को इंडिपेंडेंटली एक्सेस नहीं कर सकते। दीज आर द डिफरेंस बिटवीन एरे एंड लिंक लिस्ट। कोई पॉइंट समझ में नहीं आया किसी स्टूडेंट को तो पूछ सकते हैं। बताइए भाई, एनी डाउट रिगार्डिंग एनी डिफरेंस? पॉइंट नहीं समझ आया। हाँ जी, लिंक्ड लिस्ट में सेकंड पॉइंट ओनली सपोर्ट सिक्वेंशियल एक्सेस टू द एलिमेंट। अभी मैंने आपको बताया कि सिक्वेंशियली ही मैं एक्सेस कर सकती हूँ। सिक्वेंशियली मतलब 1 by 1 सीक्वेंस में। अगर मुझे 5th एड्रेस पे पहुंचना है तो मुझे पहले 1 को ट्रेस करना होगा, देन सेकंड को, देन थर्ड, देन फोर्थ, देन 5th। सीक्वेंस में बात कर सकते हैं। जैसे आपको अगर अगर हमारे एसएल के डायरेक्टर मैम से बात करनी है तो पहले मुझे वो बात बोलनी होगी, मैं अपने हेड को बोलूंगी, फिर वहां से प्रिंसिपल के पास जाएगी, देन वहां से डायरेक्टर के पास जाएगी। आप डायरेक्ट जाके बात नहीं कर सकते, एक सीक्वेंस है। समझ आया? तो लिंक लिस्ट मैंने बताया ना कि एक सीक्वेंस है, एक सीक्वेंस के थ्रू ही हम पहुंच सकते हैं, रेंडमली नहीं। जैसे कि टेप रिकॉर्डर में, जो पुराने जमाने में टेप रिकॉर्डर होते थे, जो उसको हम कैसेट बोलते थे, कैसेट भरवा के लाते थे, तो अगर मुझे 5th सॉन्ग प्ले करना है तो पहले फर्स्ट, देन सेकंड, देन थर्ड, देन फोर्थ सीक्वेंस में प्ले होगा। रेंडमली आप 5th नहीं प्ले कर सकते, रेंडमली आप सेकंड नहीं प्ले कर सकते। इज दैट क्लियर? एनी अदर डाउट? ऐसे करके रखा हुआ था, ऐसे मैंने सोचा बैंक टूट ना जाए। मैं क्यों माय स्क्रीन इज विजिबल गाइस, अपना माइक ऑफ करिए प्लीज। अभी मैं आपको सिखा रही हूँ कि लिंक लिस्ट को किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, किस तरीके से हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे। ये बोर्ड क्लियर है आप लोगों को बच्चा? नो बोर्ड मैम, विजिबल, बोर्ड नहीं क्लियर हो रहा? विजिबल नहीं है। अभी विजिबल है? यस मैम। यस। ओके, देखो लिंक लिस्ट को क्रिएट करने के लिए हमें स्ट्रक्चर की जरूरत पड़ती है विदाउट, क्योंकि हमें कोई भी लिंक लिस्ट क्रिएट करें तो मुझे 2 चीज चाहिए ना, एक तो नोड और एक उसका एड्रेस। ठीक है, तो इसलिए मैं क्या करती हूँ, जब भी कभी नोड को लिंक लिस्ट बनाओगे तो सबसे पहले स्ट्रक्ट, लिंक लिस्ट का नाम रख दिया मैंने नोड। मैं ये क्या बना रही हूँ, एक नोड बना रही हूँ। ओके अब इस नोड के अंदर मुझे सबसे पहले यहाँ पर क्या चाहिए, डेटा चाहिए, राइट? वो डेटा आप या तो इंटीजर टाइप का लोगे या करेक्टर या फ्लोट। तो सपोज मैंने इंट ए ले लिया कि मुझे इंटीजर टाइप का डेटा लेना है, और सेकंड में क्या स्टोर करना है आपको, एड्रेस। यस, तो अब एड्रेस के लिए आप क्या यहाँ पर लिखोगे, ये जो स्ट्रक्ट नोड है, जो भी मेरी नोड बनी है, इसलिए यहाँ पे स्ट्रक्ट नोड दोबारा लिखोगे, पॉइंटर का साइन लगाओगे और यहाँ पर लिखोगे नेक्स्ट, कि जो नेक्स्ट नाम से मैंने एक वेरिएबल ले लिया उसका एड्रेस।
और यहाँ पर ब्रैकेट बंद। तो दो चीज हो गई, डेटा जो कि ए नाम से डिक्लेयर है और ये आपका नेक्स्ट नाम से उसका एड्रेस किसी और का एड्रेस है। तो इसलिए मैंने पॉइंटर लगाया है यहाँ पे कि मुझे एड्रेस स्टोर करना है किसी और डेटा का। और ये जो नेक्स्ट है वो किस टाइप का है, नोड टाइप का है। जो भी नोड टाइप की दूसरी लिस्ट होगी उसका यहाँ पर एड्रेस आएगा। और लास्ट में इसको हम ऐसा लिख सकते हैं इसका रीनेम कर सकते हैं टाइप डेफ से। आप लोगों ने पढ़ा होगा टाइप डेफ स्ट्रक्ट नोड NODE। इसका मतलब समझ आता है कि मैं अब स्ट्रक्ट नोड, बार बार स्ट्रक्ट नोड लिखने की बजाय उसका मैंने टाइप चेंज कर दिया, नोड कर दिया। यानी कि अब आप जहां पर भी स्ट्रक्ट नोड यूज कर रहे हो उसकी जगह पर NODE यूज कर सकते हो, अपनी जगह पर कोई भी आप रीनेम कर सकते हो। और लास्ट में आपने क्या कर दिया, अब देखो मैं यहाँ पे स्ट्रक्ट नोड नहीं लिख रही, अब ओनली नोड लिख रही हूँ। नोड इज स्टार्ट। तो ये बन गई आपकी एक नोड, एक लिंक लिस्ट। समझ आया या नहीं? अभी फर्स्ट टाइम है, थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट लग रहा होगा क्योंकि सबसे डिफिकल्ट टॉपिक है लिंक लिस्ट डेटा स्ट्रक्चर का क्रिएट करना, मतलब समझना इसको थोड़ा, क्योंकि इसमें पॉइंटर का यूज होता है। समझ आया थोड़ा बहुत? गाइस बताइए। थोड़ा थोड़ा आया समझ। थोड़ा थोड़ा आया समझ। तो मैं सिर्फ आपको लिंक लिस्ट के टाइप बता देती हूँ, छोटी के लिए आज पढ़ा देती हूँ। ये जो जितना भी प्रैक्टिकल है, जो ये प्रोग्राम्स हैं जो कि कैसे क्रिएट होगा, कैसे डेटा को हम इंसर्ट करेंगे, वो सब चीज पढ़ाने के लिए हम फिर जब आप थोड़ा सा डेटा स्ट्रक्चर पढ़ लोगे तब पढ़ेंगे, राइट? एक मिनट गाइस। अभी विजिबल है गाइस? स्क्रीन विजिबल है? नो मैम। ओके, रुको दोबारा शेयर कर रही हूँ। नो मैम। अभी विजिबल है? नो मैम। अभी भी नहीं है। यस मैम। विजिबल हो गया? नो मैम। वापस क्यों जा रहा है? नहीं हो रही ना विजिबल? ब्लैक बोर्ड आ रहा है बस। ओके चलिए मैं PPT खोल लेती हूँ, बोर्ड पता नहीं कोई दिक्कत कर रहा है। यस मैम।
सो लिंक लिस्ट में आप क्या क्या ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हो? सबसे पहली बात, आप क्रिएट कर सकते हो, ठीक है ना, डिलीट कर सकते हो कोई भी डेटा को, इंसर्ट कर सकते हो, इंसर्शन कर सकते हो। इंसर्शन मतलब इंसर्ट करना, डिलीशन मतलब डिलीट करना, और उसके बाद आप ट्रैवर्स कर सकते हो, मतलब रीड कर सकते हो, ट्रैवर्सिंग कर सकते हो डेटा की, एंड कोई डेटा को सर्च कर सकते हो, उसको सर्चिंग बोलेंगे। और कॉन्कैटिनेशन मतलब, कॉन्कैटिनेशन का मतलब कौन बताएगा मुझे? जोड़ सकते हैं। हाँ, जोड़ सकते हैं और डेटा को डिस्प्ले कर सकते हैं। ये सारे ऑपरेशन हम परफॉर्म कर सकते हैं लिंक लिस्ट में। अब लिंक लिस्ट के टाइप भी होते हैं कि लिंक लिस्ट ना किस किस टाइप की लिंक लिस्ट आपको बनानी है। तो आपके सिलेबस में भी है ये। एक तो हमने जो अभी आपको सिखाई लिंक लिस्ट क्रिएट करनी, वो सिंगली लिंक लिस्ट है। उसके बाद एक बनती है डबली लिंक लिस्ट, एक होती है सर्कुलर लिंक लिस्ट, और एक होती है सर्कुलर डबली लिंक लिस्ट। अब सिंगली लिंक लिस्ट का मतलब क्या है, मैं आपको सिंपल विदाउट क्रिएशन बता रही हूँ कि ये तो आपकी एक स्टार्ट नोड हो गई, जहां से हम डेटा को स्टार्ट कर रहे हैं। स्टार्ट बोल सकते हो या हेड बोल सकते हो, दोनों ही नाम है। ये आपने एक लिंक लिस्ट क्रिएट करी, ठीक है ना, 10, 20, 30, और यहाँ पर आपने डाल दिया नल। तो ये कैसी लिंक लिस्ट है? सिंगली। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एक ही नोड के पास अपने नेक्स्ट वाले का एड्रेस स्टोर्ड है, राइट? तो उसको हम क्या बोलेंगे? सिंगली लिंक लिस्ट। अगर मुझे 30 को एक्सेस करना है तो मैं पहले 10 को एक्सेस करूंगी, देन 20, देन 30, राइट? मैं आगे से पीछे जा सकती हूँ। क्या मैं पीछे से वापस आ सकती हूँ? नहीं आ सकती। या मैं 20 से 10 को एक्सेस कर सकती हूँ? नहीं कर सकती, क्योंकि मेरे पास सिर्फ आगे का एड्रेस है, पीछे वाले नोड का एड्रेस नहीं है। ओके, तो इसलिए हमारे पास दूसरी लिंक लिस्ट आई जिसका नाम था डबली लिंक लिस्ट। अब डबली लिंक लिस्ट क्या करती है? ये जैसे कि आपके पास स्टार्ट है, तो यहां पर तो आपका डेटा पार्ट होगा, यहां पर प्रीवियस नोड का एड्रेस होगा, और यहाँ पर नेक्स्ट नोड का एड्रेस होगा। इसलिए इसका नाम होता है डबली लिंक लिस्ट। यानी कि स्टार्टिंग में तो ये, क्योंकि स्टार्टिंग नोड है तो यहाँ पर नल होगा, और यहाँ पर नेक्स्ट पार्ट का एड्रेस। जो दूसरी होगी नोड, यहाँ पर इस वाले का एड्रेस होगा प्रीवियस डेटा, और यहाँ पर नेक्स्ट वाले का एड्रेस होगा 30 प्रीवियस नेक्स्ट, और लास्ट वाले में आप नल डालोगे। तो अब आप बताओ कि अगर मुझे 20 को एक्सेस करना है या मुझे 30 को एक्सेस करना है, तो मैं यहां से भी कर सकती हूँ, और मतलब दोनों साइड से एक्सेस, डबल मेरे पास एक्सेस हो गया। मेरे पास प्रीवियस भी एड्रेस है और मेरे पास नेक्स्ट भी एड्रेस है। समझ आया? मैं फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी जा सकती हूँ और बैकवर्ड भी आ सकती हूँ। अगर मैं 30 पर हूँ, मेरा जो एड्रेस है, मेरा जो पॉइंटर है वो 30 पर है, तो मैं पीछे वाले एड्रेस को भी एक्सेस कर सकती हूँ। इज दैट क्लियर? Yes, ma'am. कोई प्रॉब्लम? अब बात करते हैं सर्कुलर लिंक लिस्ट की। सर्कुलर में क्या होगा? अब मैं जब लास्ट में पहुंच गई तो मैं फर्स्ट वाले एड्रेस के पास नहीं आ सकती। सर्कुलर लिंक लिस्ट क्या करता है? एक मेरे पास स्टार्टिंग नोड हो गया, मैंने एक नोड बनाई, इसका एड्रेस, इसके पास साइड वाले का एड्रेस, जितनी भी आपको नोड क्रिएट करनी है, और लास्ट वाले के पास फर्स्ट वाले का एड्रेस हो जाता है, तो सर्कुलर बन गया। बात समझ में आई?
एक सर्कल बन गया। तो अब मैं रेंडमली लास्ट से फर्स्ट के पास जा सकती हूँ, फर्स्ट से सेकंड, सेकंड से थर्ड, थर्ड से फोर्थ। तो जितनी भी लिंक लिस्ट आपको क्रिएट करनी है आप किसी भी नोड को एक्सेस कर सकते हो, स्टार्ट हो चाहे फर्स्ट हो। आपके पास एक सर्कुलर लिंक लिस्ट बन गई। स्टार्ट लास्ट वाले के पास फर्स्ट का एड्रेस, फर्स्ट के पास सेकंड, सेकंड के पास थर्ड, थर्ड के पास फोर्थ। पर यहाँ पर ये सिर्फ सर्कुलर सिंगली लिंक लिस्ट है। क्या ये सर्कुलर सिंगली? अगर मैं सर्कुलर डबली बनाऊंगी तो ये सबसे लास्ट है आपकी। इसमें क्या होगा, ये स्टार्ट, यहाँ पे नल, डेटा पार्ट, नेक्स्ट का एड्रेस, यहाँ पे फिर डेटा पार्ट, प्रीवियस का एड्रेस। जैसे कि यहाँ पर एड्रेस है सपोज इसकी 100 है, ये आपका 200 है, तो यहाँ पर 200 स्टोर्ड होगा और यहाँ पर 100 स्टोर्ड होगा, राइट। फिर यहाँ पे नेक्स्ट पे चले गए 30, तो इसका एड्रेस सपोज 300 था, तो यहाँ पर प्रीवियस वाले का एड्रेस यानी कि इससे पहले वाला का एड्रेस, सॉरी यहाँ नेक्स्ट, ये गलती हो गई, यहाँ नेक्स्ट और यहाँ प्रीवियस और फिर यहाँ पे स्टार्ट वाले का एड्रेस जो बिल्कुल स्टार्टिंग में था, यानी कि स्टार्ट। यहाँ आ जाएगा 300, यहाँ पर आ जाएगा 200, यहाँ पर आ जाएगा, ये स्टार्टिंग एड्रेस सपोज मान लेते हैं हम 1000, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 1000। पिक्चर क्लियर हुई आपको चारों लिंक लिस्ट की? गाइस, इज इट क्लियर? Yes. अब देखो, अगर मुझे कोई भी नया एलिमेंट इंसर्ट करना है तो कैसे करेंगे? ये पहले से एक लिंक लिस्ट क्रिएट है, ये हेड पार्ट बोलो चाहे स्टार्ट बोलो एक ही बात होती है। 20 एड्रेस है इस वाले दूसरे का, फिर 30 के पास नेक्स्ट नोड का एड्रेस है और लास्ट वाले के पास नल, ये ऑलरेडी क्रिएट है। अब मुझे स्टार्टिंग में एक नई नोड क्रिएट करनी है, ठीक है ना? तो कैसे करेंगे? देखो मैं आपको पढ़ना सिखा रही हूँ कि कैसे हम इसको बनाते हैं। void insert start ये फंक्शन का नाम है। int new element, जो मुझे नया एलिमेंट इंसर्ट करना है उसका हमने न्यू एलिमेंट के नाम से एक वेरिएबल बना दिया। अब ये क्या है? नोड। तो जो नोड क्रिएट हुई होगी, जो मैंने नोड क्रिएट करनी आपको सिखाई थी ना, टाइप डेफ स्ट्रक्ट नोड करके सिखाई थी ना अभी, तो वो नोड, तो नोड टाइप की कोई आपने बना रखा है नोड स्टार्ट, जो मैंने आपका स्ट्रक्ट टाइप डेफ किया था वो आपका कहीं पर डिक्लेयर है ऑलरेडी। तो नोड में नई नोड बनेगी, न्यू नोड, मैंने क्या डिक्लेयर किया? इसका नाम न्यू नोड। व्हाट इज द नेम ऑफ दिस? न्यू नोड। तो नोड स्टार न्यू नोड इज इक्वल टू, न्यू आपका कीवर्ड है नया नोड क्रिएट करने के लिए, एंड नोड। ये लाइन समझ आ रही है? न्यू कीवर्ड है, डायनेमिकली किसी भी डेटा को इंसर्ट करने के लिए न्यू यूज करते हैं। मैंने आपको बताया था एरे में, याद हो तो आपको बताया था, तब भूल गए, एक हफ्ता हो गया। नया नोड इंसर्ट करने के लिए न्यू नोड आपका क्या है? डेटा का वेरिएबल, जो नया नोड आप इंसर्ट उसका नाम है। नोड टाइप का आपको डेटा स्टोर करने से, जैसे हम इंटीजर करते हैं ना, इंट ए इज इक्वल टू न्यू, ऐसे करते हैं ना। तो अब ये ए नहीं है, ये नोड टाइप का डेटा है, तो इसलिए नोड स्टार इंट टाइप का नहीं है, किस टाइप का है? नोड टाइप का। तो नोड स्टार न्यू नोड, हमने कोई भी नाम ले लिया, इज इक्वल टू न्यू नोड, आपके फंक्शन का नाम हो गया। अब इस न्यू नोड में क्या करना है आपको? न्यू नोड के डेटा पार्ट में जब भी पॉइंटर यूज करते हैं, पॉइंटर को एक्सेस करने के लिए हम एरो ऑपरेटर यूज करते हैं। ये क्या है? एरो ऑपरेटर। ओके, तो न्यू नोड एरे ऑपरेटर डेटा, इसके डेटा पार्ट में क्या जाना है? न्यू एलिमेंट जो भी आप डालने वाले हो। और न्यू नोड के नेक्स्ट में हेड, जो हेड का एड्रेस था, तभी तो फर्स्ट नोड बनेगी। यस,
समझ आ रहा है? और हेड इज इक्वल टू न्यू नोड, और हेड में क्या चला जाएगा? न्यू नोड का एड्रेस लिंक्ड। अब बताओ मुझे समझ में आया कि नहीं? थोड़ा थोड़ा आया होगा। इसको लिखने की प्रैक्टिस करो, इसको समझो कि किस तरीके से हम इसको लिखते हैं। इसका स्ट्रक्चर जो है लिखने का इसी तरीके से है बच्चा। कहीं जवाब दो भाई, समझ आ रहा है या नहीं? हम थोड़ा थोड़ा। थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है? आप आज क्या करोगे, मैं इसके आगे नहीं पढ़ा रही हूँ लिंक लिस्ट, क्योंकि इसके आगे अगर मैं समझाऊंगी तो आपका सिर के ऊपर से जाने वाला है, ठीक है ना? पहले आपको ये करना है जितना मैंने पढ़ाया है कि लिंक लिस्ट को कैसे क्रिएट करते हैं, जो स्ट्रक्चर बताया था, और ये कि स्टार्ट कैसे हम उसके अंदर इंसर्ट करेंगे किसी डेटा को। अब डेटा अगर स्टार्टिंग में सिर्फ इतनी आप अगर सिंटेक्सली समझ लो कि अगर मुझे स्टार्टिंग में डेटा डालना है तो मुझे हेड पार्ट का एड्रेस डालना होगा, मुझे इन बिटवीन में कहीं पर डालना है तो मुझे उसका एड्रेस, उसके सिर्फ ऐसे समझो कि कोई भी नोट बीच में कहीं सर्ट हो रही है तो डेटा में तो डेटा एलिमेंट जाएगा ही जाएगा, जो भी डेटा है उसके एड्रेस में उसका एड्रेस जाएगा जो उससे बाद आपका डेटा आने वाला है। जैसे कि ये तो बिल्कुल से स्टार्टिंग में करनी थी, तुमने नेक्स्ट पार्ट में क्या डाला? हेड का एड्रेस। समझ आया? अब अगर मुझे कहीं पर भी बीच में, सपोज ये 10 है, 20 है, मुझे इस 25 को इंसर्ट करना है सॉर्टेड, मतलब सॉर्टेड मतलब जहां पर इसकी जगह है, तो ये कहां पर आएगा? यहां पर आएगा ना, 25, 10, 20, 25, 30, 40, राइट? तो इसको कैसे इंसर्ट करेंगे देखो। चलो इतना ही करते हैं, इससे आगे करोगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। अभी आप लोग मुझे ये बताइए सभी लोग कि आपको ये चीज समझ में आई कि लिंक लिस्ट क्या होती है? इतना बताओ बस। लिंक लिस्ट समझ में आई है? यस। व्हाट डू यू मीन बाय लिंक लिस्ट? गाइस बताइए प्लीज। प्रतीक्षा, राहुल, तनु, लविशा, कोई जवाब दो। लिंक लिस्ट समझ में आई? व्हाट यू मीन बाय लिंक लिस्ट? नो आंसर। यस मैम। लिंक लिस्ट में क्या क्या ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, इतना समझ आया? लिंक लिस्ट के क्या टाइप होते हैं ये समझ आए? लिंक लिस्ट को कैसे क्रिएट करते हैं, सिर्फ इसका सिंटेक्स आपको याद करना होगा। समझा मैंने दिया है कि एक पॉइंटर टाइप का होता है, क्योंकि फर्स्ट इसके दो पार्ट होते हैं सिंगली लिंक लिस्ट के। फर्स्ट पार्ट में डेटा पार्ट आता है, सेकेंड पार्ट में आपका एड्रेस स्टोर्ड होता है। अभी आप इतना समझो, इसको पढ़ो अच्छे से, रिवाइज करो। नेक्स्ट क्लास में हम इसको दोबारा कंटिन्यू करेंगे। अभी मैं आपको स्टैक समझा रही हूँ। इज दैट क्लियर? स्टैक बहुत इजी है, बहुत मजेदार है। शुड वी स्टार्ट स्टैक? गाइस यस मैम। ओके, देखो व्हाट डू यू मीन बाय स्टैक। जैसे आप लोग कभी शादी पार्टी में गए हो और वहां पर आप लोगों ने प्लेट्स देखी होंगी ना, जो खाने की प्लेट्स रखी होती हैं, जैसे ट्रे, ये देखो ना 1 बाय 1 ट्रे रखी है, ठीक है ना? अब आपसे बोला जाए कि ट्रे पिक करो, तो आप कौन सी ट्रे पिक करोगे? सबसे ऊपर वाली, राइट? जो वहां पे प्लेट्स रखी होती हैं खाने की, वहां पर आप कौन सी प्लेट उठाते हो? बीच में से तो नहीं उठाते ना, कौन सी उठाते हो? फर्स्ट वाली। अगर मैं सीडीज रखती हूँ तो 1 बाय 1, तो मैं कौन सी सीडी पिक करूंगी? ये वाली। या शू के बॉक्स रखे हैं या आपकी शर्ट रखी है, तो आप कौन सी पिक करते हो सबसे पहले? ऊपर वाली, राइट? तो अब ऐसा समझो कि मेरे पास एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर है जहां पर मेरे पास इंसर्शन और डिलीशन
इंसर्शन का मतलब डेटा को इंसर्ट करना, और डिलीशन एट द सेम एंड, एक ही एंड से होगा, एक ही जगह से होगा। अब जैसे कि मैं प्लेट्स हैं, तो मैंने पहली प्लेट रखी, फिर दूसरी प्लेट रखी उसके ऊपर, फिर तीसरी रखी, फिर फोर्थ रखी, फिर फिफ्थ रखी। अगर मुझे फर्स्ट प्लेट को बाहर निकालना है तो पहले फिफ्थ बाहर निकलेगी, फिर फोर्थ बाहर निकलेगी, फिर 3, फिर 2, फिर 1। तो इंसर्शन भी यहीं से होगा और डिलीशन भी यहीं से होगा। समझ आया? तो इसको हम बोलते हैं लास्ट इन फर्स्ट आउट। जो सबसे लास्ट में मैंने इंसर्ट किया है वो सबसे पहले आउट होगा। लास्ट में इन किया, फर्स्ट आउट हुआ। कि इस प्रिंसिपल्स पे काम करता है स्टैक हमारा, लास्ट इन फर्स्ट आउट। या हम इसको बोल सकते हैं फीलो, फर्स्ट इन लास्ट आउट। जो पहले इंसर्ट हुआ है वो सबसे लास्ट में आउट होगा। ये समझ में आया? फर्स्ट इन लास्ट आउट या लास्ट इन फर्स्ट आउट? Yes. अब जो स्टैक है, स्टैक के अंदर जो हमने अभी तक वर्ड यू पढ़ा था ना, इंसर्शन पढ़ा था ना, इंसर्शन को स्टैक के अंदर बोलते हैं पुश करना। Yes. डिलीशन वर्ड को यानी डिलीट करने को हम बोलते हैं यहाँ पे पॉप करना। ओके, दो नए नाम आपने समझ में आते हैं, पुश एंड पॉप। इतनी बात समझ आई? क्या नहीं? बोलो। बोलो गाइस, क्या नहीं? आप उधर चुपचाप बैठे थे, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। मैम आ गई। पुश एंड पॉप पता लगा? पुश का मतलब होता है इंसर्ट करना, पॉप का मतलब होता है डिलीट करना। इतनी बात समझ आई? अब स्टैक के अंदर दो और ऑपरेशन होते हैं, अंडरफ्लो और ओवरफ्लो। अब जैसे कि स्टैक का भी साइज हमने फिक्स्ड कर दिया कि स्टैक का साइज है 5, इसमें सिर्फ 5 एलिमेंट ही स्टोर्ड होंगे। तो अगर 5 के बाद आप कोई और एलिमेंट स्टोर करोगे तो वो क्या बता देगा? ओवरफ्लो है, स्टैक इज ओवरफ्लो, स्टैक आपका फुल हो चुका है। ठीक भैया, बैग है, बैग में 5 ही बुक्स आ सकती हैं आपके पास, एक शेल्फ मान लो, तो 5 ही बुक्स आ सकती हैं। जैसे एक सीडी का जो कवर है, इसके अंदर एक सीडी आ गई, दूसरी आ गई, तीसरी आ गई, फोर्थ आ गई, फिफ्थ। अब और ऑप्शन ही नहीं है, स्पेस ही नहीं है, तो अगर नेक्स्ट सीडी डालोगे तो क्या बोल देगा वो? साइज इज फुल, ओवरफ्लो। अब अगर मेरी सीडी का जो बंच है वो खाली पड़ा है, कोई डेटा ही नहीं है उसके अंदर, कोई सीडी ही नहीं है, और आपको डेटा निकालना है, तो आप जब है नहीं तो निकालोगे क्या? तो उसको स्टेट क्या बोलते हैं? अंडरफ्लो। कंप्लीटली एम्प्टी है, अंडरफ्लो, कंप्लीटली फुल है, ओवरफ्लो। इतनी बात समझ आई? नाउ अब देखो, सिंपल सा ये हमारे पास स्टैक के लिए ना हमेशा हम इस तरीके से ना इस तरीके से खाली बना के, मतलब जैसे स्टैक को जो हम इम्प्लीमेंट करते हैं वो ब्लैंक हमने ऐसे बना दिया, एम्प्टी स्टैक बोलेंगे। मुझे सपोज 1 पुश करना है तो 1 इसके अंदर चला गया, फिर 2 पुश करना है 2 चला गया, 3 करना है 3 पुश हो गया। अब पॉप करना है तो मैं सबसे पहले, मुझे बताने की जरूरत नहीं कि कौन सा पॉप होगा, ऑलवेज लास्ट एलिमेंट ही पॉप होगा। ठीक, अब देखो मैं आपको पुश ऑपरेशन सिखा रही हूँ कि पुश का मतलब क्या होता है। द पुश ऑपरेशन इज ब्रोकन डाउन इनटू द फॉलोइंग स्टेप। बिफोर एडिंग एन एलिमेंट टू अ स्टैक वी मेक श्योर इट इज नॉट ऑलरेडी फुल। जब भी मैं पुश करूंगी सबसे पहले मैं ये कंडीशन चेक करूंगी कि मेरा स्टैक ऑलरेडी फुल नहीं होना चाहिए, मतलब उसका साइज मैक्सिमम तक नहीं पहुंचना चाहिए। ओके, when we try to insert the element into a stack that is already full, we get an overflow problem. अगर already full होगा तो वो overflow problem show कर देगा। When we create a stack, we set the top to a -1. इसका मतलब क्या है कि जब भी हम किसी empty stack में, आपके पास हमेशा एक काउंटर चलता है,
यानी कि हम जब भी कोई स्टैक बनाते हैं टॉप लेके चलते हैं। टॉप मतलब कि हम टॉप को एक्सेस कर रहे हैं। टॉप की इनिशियली वैल्यू -1 स्टोर्ड होती है, ठीक है ना। जब भी मैं कोई स्टैक बनाऊंगी, पुश, अगर मैं आपको पुश ऑपरेशन का पुश ऑपरेशन के लिए आपको प्रोग्रामिंग समझाऊंगी, तो सबसे पहले आपको क्या चेक करना होगा, स्टोर द, स्टार्ट करेंगे, स्टोर द एलिमेंट टू पुश इनटू एरे। मुझे एलिमेंट को एरे के अंदर पुश करते जाना है। मुझे चेक करना है कि टॉप का जो साइज है वो लास्ट जो मैक्सिमम साइज है उससे कम है एक, तो स्टैक फुल है। अदरवाइज मैं टॉप को एक एक इंक्रीमेंट करती जाऊंगी और उसमें एलिमेंट को ऐड करती जाऊंगी और स्टैक के अंदर एलिमेंट को डालती जाऊंगी। मतलब भी आप समझो, सबसे पहले पहली बार आप स्टैक पढ़ रहे हो, जैसे मेरे पास ये मेरे पास एलिमेंट थे 10 20 30 40, मुझे ये स्टैक के अंदर स्टोर करने हैं। तो जैसे सबसे पहले मैंने स्टैक के अंदर 10 डाला, मेरा टॉप जो -1 इनिशियलाइज था वो चेंज होके क्या हो गया, टॉप इज इक्वल टू 0, एक इंक्रीमेंट हुआ, यानी कि -1 +1 करोगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा ना। तो टॉप क्या हो गया, 0। सेकेंड एलिमेंट आया मेरे पास, अब उसको पुश करना है, ऑलरेडी 10 स्टोर्ड है, तो 20। टॉप की वैल्यू क्या थी पुरानी, 0, एक ऐड हुआ तो क्या हो गई, टॉप की वैल्यू 1 हो गई। फिर दोबारा नेक्स्ट एलिमेंट आया 30, टॉप ऑफ द स्टैक में गया। टॉप ऑफ द स्टैक कहां पर है मेरा, यहाँ पे 1 पे। अभी कहां था पहले, -1 पे। पहले एलिमेंट आया, टॉप यहाँ पहुंच गया। दूसरा एलिमेंट आया, टॉप यहाँ इंडिकेट कर रहा है। अब तीसरा एलिमेंट आया, टॉप कहां पे चला गया, सेकेंड पे, यहाँ पे। समझ आ रहा है। नेक्स्ट एलिमेंट आएगा तो टॉप उसके ऊपर आ जाएगा, तो टॉप क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इसी तरीके से 1 बाय 1 जैसे आप एलिमेंट को पुश करते जाओगे, टॉप की वैल्यू इंक्रीमेंट होती जाएगी। समझ आया या नहीं। देखो, अगर मैं आपको पुश फंक्शन की प्रोग्रामिंग समझाऊं, कैसे इसको इंडिकेट करते हैं, तो एक वैल्यू ले ली मैंने x, टॉप मेरा काउंटर है जो बता रहा है कि हम स्टैक में कहां पर हैं, किस लोकेशन पर हम हैं। तो इफ टॉप इज ग्रेटर देन इक्वल टू मैक्सिमम -1, अगर मैक्सिमम, कैसे मैक्सिमम क्या है, सपोज 5 साइज ले लिया मैंने, मैक्सिमम इज इक्वल टू 5 कर दिया, तो 0 1 2 3 4 इतने एलिमेंट ही आएंगे, क्योंकि 0 से स्टार्ट हो रहा है टॉप आपका। तो अगर आपका मैक्सिमम -1 यानी कि 4 पहुंच गया है, तो आपका स्टैक फुल हो चुका है। इसलिए सबसे पहले हम ये चेक करते हैं कि आपका टॉप मैक्सिमम -1 से बड़ा तो नहीं है। अगर है, अगर ये कंडीशन ट्रू है, तो स्टैक ओवरफ्लो हो चुका है। अगर नहीं है तो सिंपली क्या करना है, टॉप को इंक्रीमेंट कर दो प्लस प्लस, और जो भी टॉप जहां पर भी है उसमें आप जो नया आपको वैल्यू डालनी है वो पुट कर दो। दैट्स इट। समझ आया। बहुत सिंपल है स्टैक तो। यस। समझ आया। सभी लोग प्लीज आंसर करिए, क्या आपको पुश ऑपरेशन समझ में आया है, यस और नो। भाई प्लीज आंसर करो। क्या सभी को समझ आया, यस और नो प्लीज। मैम समझ आ गया है। ओके। एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं।
चलिए क्वेश्चन बाद में करेंगे, पहले आपको पॉप पर पढ़ा दूं फिर क्वेश्चन करेंगे। पुश के बाद आता है पॉप। पॉप का मतलब क्या होता है? किसी भी एलिमेंट को डिलीट करना। अब मैं अपनी मर्जी से किसी भी एलिमेंट को डिलीट नहीं कर सकती, बिकॉज इंसर्शन और डिलीशन एक ही एंड से होना है। अब जैसे कि मैंने बोला था कि मुझे 10, 20, 30, 40 इसको इंसर्ट करना है, तो 10 पुश हुआ, पहले पुश 10 हुआ, फिर 20 पुश हुआ, टॉप आपका यहाँ पे -1 था, 0 हो गया, फिर टॉप 1 हो गया, फिर टॉप 2 हो गया, 30 पुश किया, फिर टॉप क्या हो गया, 40 पे पहुंच गया। अब अगर आप जब डिलीट करेंगे किसी भी एलिमेंट यानी कि पॉप करेंगे, तो जैसे ही पॉप होगा टॉप क्या हो जाएगा? बताओ मुझे, टॉप में क्या होना चाहिए? +1। -1। जब आप डिलीट कर रहे हो तो टॉप कम हो जाएगा ना, एक एलिमेंट डिलीट हो गया, टॉप यहाँ पहुंच गया। भाई पहले टॉप यहाँ पर था इनिशियल लेवल पे, 1 बाय 1 ऊपर चलता चला गया, इंक्रीमेंट होता चला गया। अब जब आप डिलीट करोगे तो क्या होगा? एक एक टॉप पीछे आता चला जाएगा, डिक्रीमेंट होगा। पुश में टॉप इंक्रीमेंट होता है, पॉप में टॉप डिक्रीमेंट होता है। तो जब भी हम पॉप करेंगे, सबसे पहले किसकी कंडीशन को चेक करेंगे? अंडरफ्लो की प्रॉब्लम को चेक करेंगे कि कहीं टॉप 0 से कम तो नहीं है। तो बिफोर एलिमिनेटिंग एन एलिमेंट फ्रॉम द स्टैक वी मेक श्योर इट्स एम्प्टी, खाली तो नहीं है आपका स्टैक। तो वी गेट एन अंडरफ्लो प्रॉब्लम व्हेन वी ट्राई टू रिमूव एन एलिमेंट फ्रॉम एन एम्प्टी स्टैक, क्योंकि एम्प्टी स्टैक में तो हम किसी एलिमेंट को रिमूव कर ही नहीं सकते। तो we start with the element pointed to be top if the stack is not empty। हम तभी किसी एलिमेंट को रिमूव कर सकते हैं, पॉप कर सकते हैं, जब आपका स्टैक एम्प्टी ना हो, यानी खाली ना हो, उसके अंदर डेटा होगा तभी तो रिमूव करोगे। तो जब भी आप पॉप करोगे आपका टॉप जो है वो डिक्रीमेंट हो जाएगा -1 से। देखो इसकी वर्किंग। अभी आप यहाँ पर थे, स्टैक आपका फुल हो चुका था, 10 था, तो टॉप आपका 0 पे था, फिर टॉप 1 पहुंच गया, फिर टॉप 2 और टॉप 3। यहां तक आपने पुश किया था प्रीवियस एग्जांपल में। अब जैसे ही आप पॉप 40 करोगे, टॉप 3 से -1 होके क्या हो जाएगा? 2, और ये एलिमेंट रिमूव हो जाएगा। फिर नेक्स्ट एलिमेंट को पॉप करोगे 30 को, तो जब जैसे 30 को पॉप करोगे, टॉप 2 -1 होके टॉप 1 पे पहुंच जाएगा, यानी कि टॉप अप यहाँ इंडिकेट करेगा। टॉप एक पॉइंटर है जो 1 बाय 1 इंक्रीमेंट हो रहा है जब आप कोई डेटा को इंसर्ट कर रहे हो, 1 बाय 1 डिक्रीमेंट हो रहा है जब किसी भी डेटा को आप डिलीट कर रहे हो। 20 को पॉप करोगे 0 पे पहुंच जाएगा, 20 के बाद फिर 10 को पॉप करोगे तो टॉप आपका -1 हो जाएगा। अब आप किसी को पॉप कर ही नहीं सकते, क्योंकि ऑलरेडी आपका टॉप कहां पहुंच चुका है? -1, यानी कि एम्प्टी पे पहुंच चुका है। तो वर्किंग देखो, हम सबसे पहले इंट पॉप का फंक्शन कैसे बनाएंगे? इफ टॉप लेस देन 0, अगर 0 से कम है, यानी कि अगर आपका -1 पहुंच चुका है, तो क्या अब उसके अंदर कोई डेटा होगा? नहीं। तो दैट मीन्स स्टैक अंडरफ्लो है, आप स्टैक अंडरफ्लो शो कर दोगे, कोई भी पॉप नहीं होगा। अगर ऐसा नहीं है तो इंट x इज इक्वल टू a टॉप, यानी टॉप पे जो भी डेटा पड़ा है वो x में आ जाएगा, बाहर हो जाएगा, और टॉप आपका डिक्रीमेंट हो जाएगा। आप टॉप माइनस माइनस भी लिख सकते हो, और टॉप इज इक्वल टू टॉप -1 भी लिख सकते हो, आपकी इच्छा है। बोलो बोलो बेटा। मैम आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है तो समझ नहीं आया। मैंने पुश समझ में आ गया? यस मैम, पॉप आप समझा रहे थे तो अभी ये हाँ आपकी देखो, वॉइस पॉप में क्या होता है बेटा, जैसे कि आप यहां पर थे 3 पे दोबारा समझो, आपका टॉप 0, टॉप सबसे पहले यहाँ पर होता है तो 0 होता है, यहाँ पहुंच जाता है तो टॉप 1 हो जाता है, फिर टॉप आपका 2 हो जाता है, फिर टॉप आपका 3 हो जाता है। जब आप 40 को रिमूव करते हो तो टॉप कहाँ पे आ जाता है? यहाँ पे, यानी कि टॉप 2 आ गया है ना।
फिर जब 30 को रिमूव करते हो तो टॉप यहाँ पे पहुंच जाता है, टॉप 1 हो जाता है। जब 20 को रिमूव करते हो तो टॉप 0 पे आ जाता है, और जब 10 को रिमूव करते हो तो टॉप -1 पहुंच जाता है। यानी कि -1 पे पहुंचने पर आपका स्टैक पूरा एम्प्टी हो चुका है। अब मैं किसी भी एलिमेंट को डिलीट नहीं कर सकती। तो जब भी मैं टॉप का फंक्शन बनाऊंगी तो मैं कंडीशन लगाऊंगी, पहले अंडरफ्लो की कंडीशन चेक करूंगी कि टॉप लेस देन 0। अगर टॉप 0 से कम है तो यानी कि स्टैक अंडरफ्लो है, और अगर ऐसा नहीं है तो जो भी टॉप में पड़ा हुआ है डेटा वो एक्स में आ जाएगा, और टॉप को आप एक डिक्रीमेंट कर दोगे और एक्स को रिटर्न कर दोगे। दैट्स इट। समझ आया? यस मैम। तो पॉप ऑपरेशन कैन बी परफॉर्म। चले पहले आप एम्प्टी चेक करोगे, एम्प्टी चेक करके अगर अंडरफ्लो नहीं है तो इफ द स्टैक हैज सम एलिमेंट, स्टैक के अंदर अगर एलिमेंट है तो जो भी टॉप पे एलिमेंट पॉइंट कर रहा होगा उसको आप डिलीट करके एक टॉप को बाय 1 डिक्रीज कर दोगे और पॉप ऑपरेशन आपका सक्सेसफुली परफॉर्म्ड हो गया। अब एप्लीकेशन ऑफ द स्टैक डेटा स्ट्रक्चर, क्या क्या एप्लीकेशन है डेटा स्ट्रक्चर की, स्टैक की? फंक्शन कॉल एंड रिकर्जन। स्टैक आपका फंक्शन कॉल में काम आता है। when a function is called, the current state of the program is pushed onto the stack, कि मेरा करंट स्टेटस क्या है स्टैक का। when the function return, जब फंक्शन को रिटर्न करते हैं तो वो पॉप्ड होता है, ठीक है ना। तो जब भी फंक्शन की कॉलिंग होती है यानी कि रिकर्जन, और जब भी आपका रिकर्जन यूज होगा आपका स्टैक यूज होगा इंटरनली, है ना। अनडू और रीडू ऑपरेशन में भी आपका स्टैक यूज होता है। एक्सप्रेशन इवैल्यूएशन, एक आपने इनफिक्स, प्रीफिक्स या पोस्टफिक्स पता नहीं सुने या नहीं सुने, मैं आपको आज बता देती हूँ कि स्टैक की हेल्प से अगर आपका डेटा इनफिक्स में स्टोर्ड है, प्रीफिक्स में स्टोर्ड है या पोस्टफिक्स में स्टोर्ड है तो उसको हम इवैल्यूएट कर सकते हैं, मतलब सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? ये मैं आपको भी सिखाती हूँ। ऑपरेटर एंड ऑपरेंड्स आर पुश्ड ऑनटू द स्टैक, और ऑपरेशन आर परफॉर्म टॉप, स्टैक के टॉप। ये मैं आपको करके दिखाती हूँ तो आपको समझ में आएगा। जैसे कि ये है, what do you mean by infix, what do you mean by prefix, what do you mean by postfix? देखो, जैसे मुझे एक छोटा सा ये एक्सप्रेशन लिखना है, a प्लस बी मल्टीप्लाई c माइनस डी, ये सभी को विजिबल है। तो जब भी ये आपके ऑपरेटर हैं, ये जो प्लस है, मल्टीप्लाई है, माइनस है, देखो ये a प्लस बी, इनको हम लोग क्या बोलते हैं? जितने भी ये वेरिएबल्स आपको कैपिटल लेटर दिख रहे हैं इनको बोलते हैं हम ऑपरेंड। ये ऑपरेंड 1 हो गया, ये ऑपरेंड 2 हो गया। एंड व्हाट इज दिस? दीज आर द ऑपरेटर। तो मुझे जो a की वैल्यू है और जो b की वैल्यू है उनको प्लस करना है, तो ये ऑपरेंड 1 प्लस ऑपरेटर 2। अगर इस तरीके से लिखा हुआ है, ऑपरेटर जो है वो इन बिटवीन द ऑपरेंड है, उसको हम इनफिक्स बोलेंगे। इफ द ऑपरेटर अपीयर इन बिटवीन, इन मतलब होता है बीच में, तो इन बिटवीन, जब भी आपका ऑपरेटर इन बिटवीन है दो ऑपरेंड के बीच में तो वो इनफिक्स होगा। प्री मतलब पहले, तो जब भी ऑपरेटर देख रहे हो ना ये सब पहले आ रहे हैं, तो ये जब भी पहले होंगे तो आपका प्रीफिक्स होगा, और जब भी ये बाद में होंगे तो वो पोस्टफिक्स होगा। 3 एक्सप्रेशन में हम लोग लिखते हैं अपने किसी भी एक्सप्रेशन को, इनफिक्स, प्रीफिक्स, पोस्टफिक्स। तो जो हम ह्यूमन बीइंग है वो सिर्फ हम इसको समझते हैं, इसको सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन जो कंप्यूटर है ना, वो कंप्यूटर क्या करता है, या तो किसी भी एक्सप्रेशन को प्रीफिक्स में सॉल्व करेगा या पोस्टफिक्स में सॉल्व करेगा। ओके, अब देखो जैसे कि ये प्रीफिक्स है, +3 मल्टीप्लाई 5 4, इसको मुझे इनफिक्स में कन्वर्ट करना है। आई डोंट थिंक सो कि आपके सिलेबस में ये इनफिक्स, प्रीफिक्स, पोस्टफिक्स है या नहीं, बट अगर आप स्टैक पढ़ रहे तो आपको ये आना चाहिए। तो मैं आपको करके दिखाती हूँ कि कैसे करेंगे। सिंपल सा एग्जांपल अगर मैं लेके चलती हूँ, +3 मल्टीप्लाई 5 4, तो ये क्या है? ये प्रीफिक्स है। तो प्रीफिक्स में आपको दिख रहा है ना, ये पहले प्लस हो गया, फिर 3 आ गया, फिर मल्टीप्लाई, फिर 5 4, तो हमेशा हम इसको पीछे से रीड करते हैं। ओके, राइट टू लेफ्ट चलेंगे।
अब राइट टू लेफ्ट में पीछे से चले तो जो भी आपको पहला ऑपरेटर मिलेगा उसको उसके पीछे वाले दो ऑपरेंड के साथ फिक्स्ड कर देंगे। यानी कि आपने क्या 4 5 मल्टीप्लाई, तो आपने क्या लिखा 5 मल्टीप्लाई 4। आगे चले फिर कौन सा मिला 3, तो ये एक बन गया और ये दूसरा बन गया, तो 3 प्लस 5 इंटू 4, ये बन गया आपका इनफिक्स। समझ आया? अब मुझे वापस अगर 3 अगर इसको करना है देखो, अगर मेरे पास ये है मल्टीप्लाई प्लस ए बी माइनस सी डी, ये प्रीफिक्स हो गया। अगर मुझे इसे इनफिक्स में कन्वर्ट करना है तो मैं राइट टू लेफ्ट चलूंगी, मुझे पहला ऑपरेटर ये मिला तो मैं इसको इसके पीछे वाले दो पे ऑपरेट कर दूंगी, सी माइनस डी। आगे बढ़े फिर दूसरा ऑपरेटर मुझे क्या मिला प्लस, तो इसके पीछे कौन है ये ए और बी, तो मैं इसके बीच में इसको ऑपरेट कर दूंगी। आगे चले फिर मुझे क्या मिला मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई के लिए मुझे पास दो ऑपरेंड कौन से हैं ये दोनों, तो इनके बीच में मैं मल्टीप्लाई लगा दूं। तो ये होता है प्रीफिक्स से इनफिक्स में जाना। ट्राई करोगे आप लोग? अब देखो इसको सॉल्व कैसे करते हैं। अगर देखो हमें बोला जाए सॉल्व करने के लिए आप क्या करोगे। अब अगर एक छोटा सा एग्जांपल मैं यहीं पर लूं, इसी एग्जांपल को आप बोलोगे स्टैक क्या करता है। ये आपके पास 3 प्लस 5 इंटू 4 है। देखो स्टैक कैसे काम करेगा। अगर 3 प्लस 5 इंटू 4 है तो आपको तो पता है कि पहले किसको किसको सॉल्व करेंगे, प्लस करेंगे या मल्टीप्लाई करेंगे, बताओ मुझे। पहले प्लस करोगे कि मल्टीप्लाई? प्लस करें। हाँ मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो आंसर क्या आएगा 23 आंसर आएगा। ये आपको पता है, सिंपल अगर हम सॉल्व करें। अब कंप्यूटर के पास जब ये एक्सप्रेशन जाएगा तो वो कभी भी इनफिक्स एक्सप्रेशन को स्टडी करता ही नहीं है, वो क्या करता है प्रीफिक्स या पोस्टफिक्स। अब इसका प्रीफिक्स क्या था, इसका प्रीफिक्स था +3 मल्टीप्लाई 5। तो देखो वो स्टैक कैसे सॉल्व करेगा। अब हम राइट से चलेंगे, सबसे पहले 4 पुश करेंगे, फिर 5 पुश करेंगे, उसके बाद क्या आया स्टार। तो जैसे ही स्टार आएगा, जैसे ही ऑपरेटर आता है, मैं दोनों को पॉप करके उस ऑपरेटर को परफॉर्म कर देती हूँ। 5 4 जा 20 और 20 को पुश कर देती हूँ। उसके बाद नेक्स्ट क्या है 3 आया, 3 को पुश किया, फिर क्या आया प्लस। जब भी प्लस आएगा जो भी टॉप में दो ऑपरेटर होंगे उनको निकालेंगे, उस ऑपरेशन को परफॉर्म करेंगे, वापस स्टोर कर देंगे। मिल गया आपको आंसर। समझ आया? यस मैम। अब देखो जैसे कि ये वाला है प्लस स्टार प्लस 6 5 4। अब ये यहाँ पर क्या है 6 प्लस 5 इंटू 2, ठीक है ना, इस तरीके से है ना ये इनफिक्स। तो आप क्या करोगे, इसका आंसर क्या आएगा 16। अब देखो कंप्यूटर कैसे सॉल्व करेगा, कंप्यूटर के पास ये प्रीफिक्स पड़ा हुआ है, तो क्या करेगा सबसे पहले वो 2 एंट्री करेगा, ठीक है, फिर 5 एंट्री करेगा, 5 को पुश करेगा, फिर 6 को पुश करेगा। ये गलत लिखा हुआ है, ये तो गलत है प्रीफिक्स। ये गलत है बच्चा।
अच्छा गलत नहीं है, सुनो, यहाँ पर उन्होंने बॉड मास नहीं लगाया बच्चा, यहाँ पर इन्होंने बॉड मास नहीं लगाया है। ये इस क्वेश्चन में ये कहना चाह रहा है अगर मेरे पास ये प्रीफिक्स है तो इसका मतलब क्या है, आप समझ सकते हो कि इसमें राइट टू लेफ्ट गई तो 2 5 6, पहले मुझे क्या मिला प्लस, तो मैं 6 + 5 करूंगी, उसके बाद मुझे क्या मिला मल्टीप्लाई, तो जो आंसर आएगा उसमें 2 की मल्टीप्लाई करूंगी। तो इनफिक्स ये कहना चाह रहा है कि पहले प्लस करो बाद में मल्टीप्लाई करो, राइट? समझ आया? तो जैसे आपको ऑपरेटर मिलेगा उसी तरीके से आपको परफॉर्म करना है। तो स्टैक में भी कैसे करोगे, 2 पुश करोगे, फिर 5 पुश करोगे, फिर 6 पुश करोगे, क्या आएगा आपके पास प्लस। तो जैसे ही प्लस आएगा 6 को बाहर निकाला, प्लस 5 किया, कितना हो गया 11। तो पहले तो 2 है, ऑलरेडी 2 पड़ा हुआ है, आपका 11 आ गया। फिर आपने को क्या मिला मल्टीप्लाई, तो 11 × 2 दैट इज 22, 22 इज द आंसर। समझ आया आपको? एक छोटा सा क्वेश्चन दूं, सॉल्व करोगे? मुझे करके बताओ स्टैक के थ्रू कि इसका आंसर क्या आएगा। अच्छा ये कौन सी फॉर्म है, ये पोस्ट फिक्स है। ऑपरेटर आपको कहां दिखाई दे रहे हैं, स्टार्टिंग में कि एंडिंग में? एंड में है ना भाई, प्लस मल्टीप्लाई डिवाइड माइनस लास्ट में है ना, स्टार्टिंग में भी नहीं है, बिटवीन भी नहीं है। तो ये कौन सा एक्सप्रेशन हो गया, पोस्ट फिक्स। तो ये हम इसको स्टडी करते हैं लेफ्ट टू राइट, यानी पहले 5 इंसर्ट करोगे, फिर 6, फिर 2, फिर ऑपरेशन परफॉर्म करोगे। करके देखो, इसका आंसर बताओ मुझे क्या आ रहा है। पुश एंड पॉप करके देखो, सभी लोग ट्राई करो। आई एम गिविंग यू सम टाइम एंड टेल मी द आंसर। ये 12 नहीं, हाँ ये 12 है। 5 6 2 प्लस मल्टीप्लाई 12 एक साथ है ये, फिर 4, फिर डिवाइड, फिर माइनस। टेल मी द आंसर। क्या है आंसर? हाँ 37, यस राइट। क्या सभी लोग सॉल्व कर पा रहे हैं? हाँ मुझे समझ नहीं आया, मैं बता। नहीं समझ आया, चलिए मैं बताती हूँ। अब स्क्रीन विजिबल है? देखो, आपको इवेलुएट करना है
5 6 2 प्लस मल्टीप्लाई 12 4 डिवाइड माइनस। मैं आपको स्टैक के थ्रू करके दिखा रही हूँ। सबसे पहले टेबल बना के करते हैं, चलो या पहले स्टैक देख लो कि कैसे करते हैं। 5 आया, आपने पुश कर दिया। 6 इनपुट आया, पुश कर दिया। 2 इनपुट आया, पुश कर दिया। फिर क्या मिला आपको? ऑपरेटर प्लस। तो जब भी प्लस आता है तो हम जो भी टॉप के लास्ट टॉप के 2 एलिमेंट होते हैं उनको पॉप करके उस ऑपरेटर को परफॉर्म कर देते हैं। तो टॉप के 2 ऑपरेशन क्या है आपके पास? 6 और 2। तो 6 प्लस 2 इसको परफॉर्म करेंगे। परफॉर्म करने के बाद वापस स्टैक में डालेंगे। तो अभी स्टैक में 5 पड़ा हुआ है ऑलरेडी, और 6 + 2 क्या हो गया? 8। फिर क्या आपके पास? मल्टीप्लाई आया। तो 8 × 5 क्या हो गया? 40। फिर क्या है आपके पास? 12 आया, पुश कर दिया। नेक्स्ट एलिमेंट 4 है, उसको भी पुश कर दिया। तो जब भी आपके पास डेटा आएंगे यानी कि एलिमेंट्स आएंगे, ऑपरेंड्स आएंगे, आप उनको पुश करेंगे। जब भी ऑपरेटर आएगा पॉप करके उसको परफॉर्म करेंगे। तो अभी क्या है? डिवाइड। तो 12 डिवाइड 4, 12 डिवाइड बाय 4 क्या होगा? 3। तो 3 यहां पर आ गया। नेक्स्ट एलिमेंट क्या है? माइनस। तो 40 - 3 दैट इज 37। तो 37 के बाद कोई एलिमेंट नहीं है, तो 37 इज द आंसर। समझ आया? Yes, ma'am. इसको लिखते कैसे हैं? अगर हम लिखने वाली बात कहें, फर्स्ट ये आपके स्टेप हो गए। इनपुट, ये आपका सिंबल आप क्या यूज कर रहे हो? पुश कर रहे हो या पॉप कर रहे हो? स्टैक के अंदर क्या आ जा रहा है? और ये आउटपुट। तो सबसे पहले क्या है आपके पास इनपुट में? 5। तो आपने क्या किया? इसको पुश किया, तो स्टैक में क्या चला गया? 5। सेकेंड आपका क्या आया? 6। आपने अगेन पुश किया, तो 5 के बाद स्टैक में 6 चला गया। थर्ड आपके पास क्या आया? इनपुट में 2। फिर अगेन पुश किया, तो 5 6 2। फोर्थ आपके पास क्या आया? प्लस। आपने क्या किया? पॉप किए 2 एलिमेंट्स। कौन कौन से? 6 और 2। तो अभी आपके पास स्टैक में क्या रह गया? ओनली 5। और आपने क्या कर दिया? 6 + 2 कर दिया, दैट इज 8। तो आपने पॉप करने के बाद जो रिजल्ट आया वो वापस पुश कर दिया। एक मिनट। तो अभी यहाँ पास कुछ इनपुट नहीं है। 2 एलिमेंट के बाद आप लिखोगे पुश रिजल्ट, जो भी आपका है 8, यानी कि 5,8 हो गया। फिर आपके पास नेक्स्ट क्या आया? मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई आया तो दोबारा से अगेन क्या करोगे? पॉप करोगे। तो पॉप कर लोगे तो यहाँ पे स्टैक में क्या बचेगा? कुछ भी नहीं, खाली हो गया स्टैक आपका, एम्प्टी हो गया। और 5 × 8 40। फिर वापस से रिजल्ट को पुश करोगे तो स्टैक के अंदर क्या आ जाएगा? 40। देन आप इंसर्ट करोगे ये 5 ऑपरेशन, ये 6 7, फिर 9 पे आपके पास क्या आया? 12। तो 12 को क्या किया आपने? वापस स्टैक में पुश किया, तो 40 के बाद आपके पास 12 आ गया। फिर आपके पास 4 आया, वापस आपने पुश किया 40 और 12 एंड 4। फिर वापस आपके पास क्या आया? डिवाइड आया। तो डिवाइड आएगा तो आप पॉप करोगे 2 एलिमेंट्स को, तो आपके पास ओनली 40 बचेगा। 12 डिवाइड बाय 4 करोगे, दैट इज 3 आ जाएगा। वापस से पुश कर दोगे तो 40,3 हो जाएगा। फिर आप क्या करोगे? माइनस आएगा। तो फिर पॉप करोगे 2 एलिमेंट 40,3, तो 40 - 3 करोगे, दैट इज 37। वापस 37 स्टोर कर दोगे। अब आपके पास कोई एलिमेंट है नहीं, तो 37 इज योर रिजल्ट। तो आपका इसका आउटपुट आ जाएगा 37। समझ आया?
कि स्टैक कैसे वर्क करता है? Yes, ma'am. कोई डाउट? Yes. कुछ और एक आपको क्वेश्चन दो होमवर्क के लिए या अभी ट्राई करोगे? ट्राई बाद में कर लेना, मैं दे देती हूँ। ये 2 क्वेश्चन आप लोग ट्राई करेंगे, ठीक है ना? स्टैक आपकी ब्राउजर हिस्ट्री, पैरेंथेसिस को बैलेंस करने के लिए बैक ट्रैकिंग एल्गोरिथम, बहुत सारे एप्लीकेशन के मतलब स्टैक के एप्लीकेशन है जहां पर स्टैक यूजर रिकर्जन फंक्शन में और आपके एक्सप्रेशन वैल्यूएशन में यूज होता है, किसी भी स्ट्रिंग को रिवर्स करना है, पैलिंड्रोम फाइंड आउट करना है, बहुत सारे स्टैक के एप्लीकेशन है जहां पर आपका स्टैक यूज होता है। प्रीफिक्स से इनफिक्स में कन्वर्ट करने के लिए मैं आपको बता देती हूँ कैसे करेंगे। जैसे मैंने आपको बताया था, राइट से लेफ्ट चलेंगे। अगर आपको ऑपरेंड मिलता है तो उसे स्टैक में पुश करते चले जाएंगे, अगर आपको ऑपरेटर मिलता है तो पॉप करेंगे टू ऑपरेंड का और उस पर परफॉर्म करेंगे, ठीक है ना? ये पूरा मैं आपको समझा चुकी हूँ किस तरीके से हमें प्रीफिक्स से इनफिक्स में कन्वर्ट करना होता है। तो ये मैं आपको एक बार समझा देती हूँ इसी में, फिर आप एक करके ट्राई करना कि कैसे प्रीफिक्स से इनफिक्स में कन्वर्ट करते हैं। ये आपका एक्सप्रेशन कैसा है? प्रीफिक्स क्यों है? क्योंकि आपके ऑपरेटर क्या है? पहले हैं, ठीक है ना? अभी आपके पास एक्सप्रेशन है, राइट टू लेफ्ट चलेंगे, पहले स्टैक में ई डालेंगे, ठीक है, फिर डी डालेंगे, फिर ए डालेंगे और आपके पास क्या है? डिवाइड। तो जैसे ही डिवाइड आएगा लास्ट के 2 पे हम क्या करेंगे? इसे परफॉर्म कर देंगे, यानी ए डिवाइड डी कर देंगे और ये अब आपका एक ऑपरेंड हो गया। उसके बाद क्या आएगा? माइनस आएगा, तो ये आपका पहला हो गया और ये आपका दूसरा हो गया, तो इन दोनों के बीच में माइनस लगा देंगे और फिर ब्रैकेट लगा देंगे। फिर क्या आपके पास? सी आया, सी इनपुट कर दिया स्टैक के अंदर, फिर बी आया, बी को इनपुट कर दिया, फिर क्या आया? डिवाइड, तो बी और सी के बीच में डिवाइड लगा देंगे। फिर आगे चलेंगे, फिर ए आएगा तो ए को इनपुट कर देंगे, फिर माइनस आएगा तो माइनस के लिए एक मेरे पास ये है और एक ये, तो इन दोनों के बीच में माइनस, तो जो भी टॉप में 2 ऑपरेटर ऑपरेट होंगे उनके बीच में वो ऑपरेटर परफॉर्म करना है। देन आपके पास क्या आएगा? फिर अगेन मल्टीप्लाई, तो ये एक ऑपरेटर है पूरा और ये एक ऑपरेंड है, इनके बीच में मल्टीप्लाई, तो ये आपका हो गया इनफिक्स। समझ में आया या नहीं? गाइस बताइए। आ गया। हम लास्ट लाइन समझनी थी तो इसका। लास्ट लाइन हम ए बी मैं ई इसको ना ऑब्लिक मैं इसको अपने आप से करके दिखाती हूँ एक बार आपको ना। पेज इंसर्ट कर लेती हूँ, रुकिए जस्ट अ मिनट। मैं तो देखो डाइट कर लेती हूँ, पर आप लोग अभी फर्स्ट टाइम कर रहे हो तो इसलिए आप लोगों को डिफिकल्टी होगी। मल्टीप्लाई माइनस ए डिवाइड बी सी माइनस डिवाइड ए डी ई, ठीक है ना? अब आपको स्टैक में करना है, तो सबसे पहले राइट से चलेंगे। देखो राइट में पहले मैंने स्टैक में ई डाला, फिर डी, फिर ए। आपको कहां तक समझ में आ गया मुझे पहले ये बताइए? लास्ट लाइन बतानी है बस खाली? लास्ट लाइन। ओके, यहां तक आप लोग समझ गए। अब स्टार आया, देखो जब भी हम कोई ऑपरेटर परफॉर्म करते हैं, जैसे कि हमने स्टार्टिंग में डिवाइड किया, तो अब ये ए डी अलग अलग नहीं है, ये एक ऑपरेंड बन गया, ठीक है ना? तो लास्ट तक आते आते एक देखो ब्रैकेट आपको ये दिख रहा है, बीच में कॉमा और एक, ये 2 ही ऑपरेंड दिख रहे हैं ना, तो टॉप ऑफ द स्टैक में 2 ही ऑपरेंड है।
आपके पास मल्टीप्लाई आया तो इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई लगाएंगे। जो भी आपके लास्ट के दो होंगे उन्हीं के बीच में ऑपरेशन परफॉर्म होगा। ठीक है जी। ओके मैम। एक छोटा सा ऑपरेशन दो, करोगे? देखो मेरे पास एक छोटा सा एक्सप्रेशन लेके चल रहे हैं, x इंटू वाई इंटू जेड। मुझे इसे अगर प्रीफिक्स में कन्वर्ट करना है, प्रीफिक्स या पोस्टफिक्स, तो कैसे करेंगे कन्वर्ट? सबसे पहले इन फिक्स में ये तो आपका छोटा सा है बहुत, प्लस में आप क्या समझ पाओगे, कुछ डिफिकल्ट सा ले लेते हैं। चलो ये एरो का मतलब होता है पावर। ये एक एक्सप्रेशन है, इसको मुझे कन्वर्ट करना है पोस्टफिक्स में और प्रीफिक्स में। पहले मुझे बताओ कि आपको ये चीज समझ में है कि किसको हम इनफिक्स बोलेंगे, किसको हम प्रीफिक्स बोलेंगे, किसको पोस्टफिक्स बोलेंगे? गाइस क्या आपको इनफिक्स, प्रीफिक्स, पोस्टफिक्स का मतलब समझ में आया? यस मैम। ओके तो अगर आपके पास सिंपल ये एक्सप्रेशन है, इसको मुझे प्रीफिक्स या पोस्टफिक्स में कन्वर्ट करना है, तो पोस्टफिक्स में कन्वर्ट करने के लिए मैं क्या करूंगी? इनफिक्स से चाहे पोस्टफिक्स में करना हो चाहे प्रीफिक्स में, हम क्या करेंगे? बोर्डमास रूल लगाते हैं, यानी कि सबसे पहले किसकी प्रेसिडेंस सबसे ज्यादा है, सबसे पहले क्या परफॉर्म होना चाहिए? पावर ऑपरेशन। और पावर भी आपके पास दो हैं, तो जो पावर है ये सिंबल, ये राइट टू लेफ्ट चलता है। बाकी जितने भी आपके मल्टीप्लाई हैं, फिर डिवाइड की प्रेसिडेंस आती है, ये लेफ्ट टू राइट चलेगी। देन प्लस माइनस, ये भी लेफ्ट टू राइट। तो इस तरीके से आपके प्रेसिडेंस की पावर होती है। सबसे पहले ये वाला ऑपरेशन परफॉर्म होगा, फिर दोबारा में ये होगा, फिर थर्ड आपके मल्टीप्लाई डिवाइड दोनों है, सेम पावर है इनकी, सेम प्रेसिडेंस है, ये प्रेसिडेंस की टेबल मान लो। तो यहाँ पर जो लेफ्ट में सबसे पहले पड़ेगा, पहले उसको करेंगे, देन इसको सॉल्व करेंगे, उसके बाद प्लस माइनस। तो इस तरीके से हमने नंबरिंग कर ली। मैं आपको डायरेक्ट सिखा रही हूँ कि कैसे आपका पोस्ट फिक्स में कन्वर्ट होगा, शॉर्ट ट्रिक, जैसे कि हम लोग नेट वगैरह में अप्लाई करते हैं। सबसे पहले आपका ये सॉल्व होगा कि सबसे ज्यादा पावर किसकी है, इसकी। तो इस ऑपरेटर को अगर आपको पोस्ट मतलब बाद में, तो ये जो आपका ऑपरेटर है पावर, इन दोनों के बाद में आ जाएगा। सेकंड क्या है? ये वाला ऑपरेटर,
ये इन जिसके बीच में भी है उन दोनों के बाद में आ जाएगा। थर्ड क्या है? थर्ड है आपका डिवाइड, किसके बीच में है? सी और ई, तो सी इसके साथ आ गया, ई इसके साथ, यानी इन दोनों के बाद। ये अब आपका एक ऑपरेटर बन गया, इन दोनों के बाद में क्या आएगा? डिवाइड। देन लास्ट में फोर्थ है के, मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई किसके बीच में? एफ और के। एफ यहाँ पे आ चुका है, के लिखोगे और मल्टीप्लाई लगा दोगे। देन आपका है प्लस, प्लस किसके बीच में? ए और बी। ये पूरा अब एक ऑपरेशन हो चुका है, ए आप यहां लिखोगे और प्लस को बाद में लगा दोगे। तो ये आपका प्रीफिक्स बन चुका है ए बी सी पावर ई एफ पावर डिवाइड के स्टार प्लस। तो दिस इज द पोस्टफिक्स ऑफ दिस इनफिक्स। अगर मैं यहीं पर इसका प्रीफिक्स बनाऊं तो ऑपरेशन यही परफॉर्म होंगे, बस ये ऑपरेटर एंड में न जाके पहले आएगा। सबसे पहले ई और एफ के बीच में पावर आगे आ जाएगी। सेकंड फिर बी और सी की पावर है, तो बी और सी के आगे पावर आ जाएगी। थर्ड ऑपरेटर है डिवाइड, सी और ई, तो सी और इनके आगे क्या आ जाएगा? डिवाइड आ जाएगा। ये अब एक बन गया। फिर आपका फोर्थ पे क्या है? स्टार के, तो के को यहाँ पर लिखोगे, एफ इसके साथ आ चुका है, ये पूरा एक बन चुका है, तो एक दो, इन दोनों के आगे क्या लगेगा? स्टार। फिर इसके बाद क्या है? 5 पे क्या है? प्लस, तो ए के साथ प्लस आ रहा है, ए हमारे पास है ही नहीं, तो ये पूरा बन गया। ए आप आगे लिखोगे और उसके आगे प्लस लगा दोगे। दैट मीन्स प्लस ए मल्टीप्लाई डिवाइड पावर बी सी पावर ई एफ के। ये हो गया आपका पोस्टफिक्स। समझ आया थोड़ा बहुत? मैंने डायरेक्ट कर दिया है, आपको शायद समझ में नहीं आ रहा होगा, तो वन बाय वन एक स्टेप में आपको एक स्टेप करके दिखाती हूँ। देखो, अगर मुझे इसका आउटपुट निकालना है, अगर आपके एग्जाम में आता है इसका आउटपुट निकालने, तो कैसे करेंगे? 2 3 1 स्टार प्लस 9 माइनस, ये कौन सा एक्सप्रेशन है मुझे बताएंगे आप? ये प्रीफिक्स है कि पोस्टफिक्स? दिस इज द प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स। कैसे पहचानोगे? यस, पोस्टफिक्स, क्योंकि ऑपरेटर क्या है? लास्ट में है, स्टार्टिंग में नहीं है। तो जब भी ऑपरेटर स्टार्टिंग में होंगे तो हम क्या करेंगे? स्टार्टिंग से सॉल्व करेंगे, तो लेफ्ट टू राइट चलेंगे। अगर यही ऑपरेटर पहले होते तो पहले तो ऑपरेटर में ले नहीं सकती, तो मैं राइट टू लेफ्ट चलती। किस केस में? प्रीफिक्स के केस में। तो अगर मुझे इसे सॉल्व करना है, सबसे पहले किसको लूंगी मैं? 2 को इंसर्ट करूंगी, स्टैक में 2 जाएगा, फिर 3 जाएगा, फिर 1 जाएगा। देन टॉप ऑफ द स्टैक में क्या है? 2 3 1, देखो ऐसे 2 गया, 3 गया, 1 गया, फिर आपको क्या मिला? स्टार। तो क्या करूंगी? 3 इंटू 1, दैट इज 3, तो 2 हो जाएगा और 3 हो जाएगा। फिर क्या आएगा मेरे पास? प्लस, तो 3 + 2 5, ठीक है ना? तो टॉप ऑफ द स्टैक में क्या आ जाएगा? 5। देन आप 9 डालोगे, माइनस करोगे, 5 - 9 दैट इज -4 आंसर आ जाएगा। ओके, गॉट माय पॉइंट? आई डोंट थिंक सो कि आपके में ये कन्वर्जन है स्टैक को इनफिक्स से प्रीफिक्स में या पोस्टफिक्स में कन्वर्ट करना आपके एक सिलेबस में है या नहीं, मुझे चेक करना पड़ेगा सिलेबस में है या नहीं। तो
मैं आपको यहाँ पे देख लेते हैं। अगर यही वाला क्वेश्चन अच्छा, एक बात समझो कि जो आपका प्रीफिक्स होता है और जो आपका पोस्टफिक्स होता है उसमें पैरेंथेसिस जरूरी नहीं होते, मतलब ब्रैकेट लगाने जरूरी नहीं होते, क्योंकि हमें पता है कि किस पॉइंट पे आपको किसको सॉल्व करना है। हम या तो लेफ्ट टू राइट चलेंगे या राइट टू लेफ्ट चलेंगे, जो भी आपको फर्स्ट ऑपरेटर मिलेगा उसको हम परफॉर्म कर देंगे। लेकिन जो आपका इनफिक्स ऑपरेशन होता है, जो हम ह्यूमन बीइंग रीड करते हैं, ये आपका सिस्टम पढ़ता है प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स को। और इनफिक्स हमेशा फुली पैरेंथाइज्ड होता है। फुली पैरेंथाइजेशन मतलब कि आपको हर एक ऑपरेशन पे बताना होगा कि कौन सा ऑपरेशन पहले परफॉर्म होगा। सारे ब्रैकेट्स आपको लगाने होंगे कि पहले हमें किसको सॉल्व करना है, फिर किसे सॉल्व करना है। विदाउट ब्रैकेट आपका इनफिक्स एक्सप्रेशन नहीं लिखा जाता। इज दैट क्लियर? यस मैम। अच्छा, मुझे एक और क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाइए आप लोग। 2 + 3 × 5 × 6 / 2, इसका क्या आंसर होगा? सॉल्व करिए। पर ये सॉरी ये तो आपका इनफिक्स है ना। इनफिक्स में तो अच्छा, पहले इसको आप पोस्ट फिक्स में या प्रीफिक्स में कन्वर्ट कर सकते हो क्या? अभी सिखाया मैंने आपको। क्या आप इसको प्रीफिक्स या पोस्टफिक्स में कन्वर्ट कर सकते हो? स्टैक में सॉल्व करने के लिए या तो प्रीफिक्स जाएगा या पोस्टफिक्स जाएगा। क्या आप इसे कन्वर्ट कर सकते हो? सबसे पहले कौन सॉल्व होगा? किसकी पावर आएगी? सबसे पहले 2 + 3। नहीं, देखो 2 + 3 × 5 × 6 / 2। मैं आपको इसको वन स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करके दिखाती हूँ। सबसे पहले यहाँ पे कौन कौन से ऑपरेटर है? मल्टीप्लाई, डिवाइड और प्लस। सबसे ज्यादा किसकी पावर होती है? मैंने आपको प्रेसिडेंस लिस्ट दिखाई थी, अभी तो नहीं होगी। ये किसकी पावर सबसे पहले होती है? सबसे पावर होती है पावर की। देन मल्टीप्लाई डिवाइड सेम लेवल पर होते हैं और प्लस माइनस थर्ड लेवल पर होते हैं। यानी कि आपके एक्सप्रेशन में अगर सबसे पहले पावर का ऑपरेशन है वो सबसे पहले परफॉर्म होगा, और पावर भी अगर 2 है तो जो राइट में आएगी सबसे पहले वो होगी, फिर लेफ्ट वाली सॉल्व होगी। ऐसे अगर हम मल्टीप्लाई डिवाइड की बात करें तो मल्टीप्लाई डिवाइड में जो सबसे पहले पड़ेगा लेफ्ट में वो, क्योंकि इनकी पावर सेम होती है, चाहे मल्टीप्लाई हो चाहे डिवाइड। तो लेफ्ट में जो भी सबसे पहले मल्टीप्लाई पड़ेगा वो सबसे पहले सॉल्व होगा, चाहे वो मल्टीप्लाई हो पहले या पहले डिवाइड हो, कोई सा भी हो, लेफ्ट टू राइट चलता है। देन प्लस माइनस में दोनों की पावर सेम है, जो लेफ्ट में पड़ेगा सबसे पहले वो सॉल्व होगा। तो अगर मैं इस एक्सप्रेशन की बात करूं जो मैंने लिखा है, यहाँ पे सबसे ज्यादा किसकी पावर है? मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई और डिवाइड सेम पावर पे है, तो मल्टीप्लाई डिवाइड लेफ्ट राइट चलते हैं, राइट टू लेफ्ट चलते हैं? लेफ्ट टू राइट। लेफ्ट टू राइट। तो सबसे पहले ये वाला मल्टीप्लाई सॉल्व होगा, फिर ये वाला मल्टीप्लाई सॉल्व होगा, फिर ये वाला डिवाइड सॉल्व होगा, और लास्ट में ये वाला प्लस सॉल्व होगा। बात समझ में आई? तो हम इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे? इस इनफिक्स को अगर मुझे प्रीफिक्स में कन्वर्ट करना है तो सबसे पहले स्टेप में मैं 2 इसको करना है मुझे, किस में करूं, प्रीफिक्स या पोस्टफिक्स? चलो पोस्टफिक्स में करते हैं। पोस्ट मतलब बाद में। तो ये मल्टीप्लाई किसके बीच में है? 3 और 5 के बीच में। तो फर्स्ट स्टेप में ये मल्टीप्लाई 3 5 के बाद में पहुंच जाएगा। दिस इज योर फर्स्ट स्टेप।
सेकेंड स्टेप में किसकी सॉरी एक मल्टीप्लाई रह गया बीच में, ठीक है ना। फिर देखो फर्स्ट ये आपका एक एलिमेंट हो गया, अब पहली पावर इसकी हो गई, दूसरी इसकी हो गई, तीसरी इसकी हो गई, तो 2 + 3 5 मल्टीप्लाई, सेकेंड ये है तो एक ये हो गया, दूसरा ये, इन दोनों के बाद में आपका स्टार चला जाएगा, डिवाइड 2। अब आपका दो ऑपरेटर बचे, एक डिवाइड और एक प्लस, तो पहली पावर इसकी है, दूसरी पावर इसकी है, तो 2 प्लस डिवाइड क्या है, इन दोनों के बीच में है, तो 3 5 स्टार 6 स्टार एंड देन 2 डिवाइड। लास्ट में क्या बचा, प्लस, तो इन प्लस कहाँ जाएगा, ये एक बचा आपके पास पहला ऑपरेटर, आपके पास अब एक ही ऑपरेटर है, तो क्या करेंगे, ये आपका पहला ऑपरेंड और ये आपका दूसरा ऑपरेंड, तो 2 3 5 स्टार 6 स्टार 2 डिवाइड प्लस, तो ये बन गया आपका पोस्टफिक्स। अब समझ में आया स्टेप बाय स्टेप। तब मैंने एक साथ ही कर दिया था क्योंकि मुझे तो शॉर्टकट में करने की आदत है, बट फिर मैं सोचा आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा, इसलिए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाया। अभी क्लियर है क्या आप इनफिक्स से पोस्टफिक्स में कन्वर्ट कर पा रहे हैं? इसी तरीके से सेम तरीके से अगर आपको इनफिक्स की जगह प्री पोस्टफिक्स की जगह अगर यहाँ पर प्रीफिक्स करना होता तो मैं सेम यही करती। सबसे पहले पावर किसकी है, 3 5 की, तो 2 प्लस ये मैं स्टार को पहले ले आती, स्टार 3 5 स्टार 6 डिवाइड 2, फिर यहाँ पे फिर नंबरिंग करेंगे, तो आपके पास कौन सा ऑपरेटर बचा, इसकी पहला पावर, इसकी दूसरी और ये थर्ड, तो क्या करोगे 2 प्लस स्टार 3 5। अब ये स्टार जो है किस किस के बीच में है, पहला ये दूसरा ये, तो इन दोनों के पहले आएगा, यहां पर आएगा, ठीक है ना। फिर डिवाइड 2, अभी आपके पास डिवाइड बचा है और प्लस बचा है, तो पहले डिवाइड सॉल्व करेंगे, तो एक ये हो गया और एक इन दोनों के पहले आएगा, तो 2 प्लस यहाँ पे डिवाइड आ जाएगा, स्टार स्टार 3 5 6 और ये 2, ये आपके बन जाएंगे एक ऑपरेंड। फिर आपका प्लस बचा, तो ये आपका एक हो गया और ये आपका दूसरा, तो ऑपरेंड इन दोनों से पहले आपका प्लस आ जाएगा, तो +2 डिवाइड स्टार स्टार 3 5 6 2। अभी समझ आया, दिस इज द पोस्टफिक्स, दिस इज द प्रीफिक्स। यस अब ये जो मैंने लास्ट में आपको आंसर दिया है पोस्टफिक्स में, इसको स्टैक के थ्रू सॉल्व करिए और मुझे आंसर बताइए। सिंपल, दोनों ही ऑपरेशन स्टैक से सॉल्व हो सकते हैं, ये सिर्फ राइट टू लेफ्ट चलेगा और ये लेफ्ट टू राइट चलेगा। दोनों ही तरीके से मैं आपको सॉल्व करके दिखा दूंगी, पहले आप लोग एक बार खुद ट्राई करें। मैं करके बताऊं या आप लोग खुद करेंगे? गाइस मैं करके बताऊं या आप लोग खुद करेंगे? करके बताऊं?
ये आपके पास है, तो आप क्या करोगे? 2 पुश, 3 पुश, 5 पुश। जैसे आपके पास मल्टीप्लाई आया तो मैं किसको आउट करूंगी? 3 एंड 5 को। 3 मल्टीप्लाई बाय 5। 2 ऑलरेडी पहले था, ये दोनों मेरे पास पॉप आउट हो चुके थे, तो मैं क्या करूंगी? दोनों को मल्टीप्लाई करके क्या आएगा? 15। अभी आप यहाँ पे पहुंच चुके हो, आप क्या करोगे? 6 को इंसर्ट करोगे, फिर आपके पास मल्टीप्लाई आया, तो 15 मल्टीप्लाई बाय 6। 2 ऑलरेडी है, 15 मल्टीप्लाई बाय 6 क्या होगा? 90। फिर आपके पास डिवाइड आएगा, नहीं 2 है, अभी तो 6 इंसर्ट किया है, मल्टीप्लाई हो गया, फिर 2 पे पहुंच गए, तो क्या करेंगे? 2 को फिर पुश कर देंगे, फिर डिवाइड आएगा, तो 90 डिवाइड बाय 2। 90 डिवाइड बाय 2 करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 45, और 45 के बाद आएगा आपका पास प्लस, तो 45, 2 प्लस 45 दैट इज योर 47 इज द आंसर। हमेशा एक चीज ध्यान रखो, जब हम राइट टू
गया, सॉरी। हाँ गाइस, दिस इज योर होमवर्क। ओके, क्या आपको बताना है फर्स्ट मल्टीप्लाई के बाद आपके टॉप ऑफ द स्टैक में कौन से एलिमेंट है, इनमें से आपको बताना है। प्लस इसका आंसर भी मुझे बताना है कि इसका आंसर सॉल्व करके क्या आने वाला है। और इसके पहले मैंने जो 2 क्वेश्चन दिए हैं वो भी आपको करके लेके आने हैं। नेक्स्ट क्लास में आपसे मैं सब कुछ पूछूंगी जो जो मैंने आज कराया है। राइट? इज दैट क्लियर टू एवरीवन? ये पीपीटी जो है मैं आपकी डेटा स्ट्रक्चर की और लिंक लिस्ट की दोनों शेयर कर देती हूँ, आप लोग को मिल जाएंगी। बाकी आप लोगों ने आप इन बिटवीन आप लोग लिखते हो क्वेश्चन, लिख लिया आपने वाला क्वेश्चन? यस मैम। चलिए, तो कुछ समझ में आया स्टैक क्या होता है? आप लोग कुछ रिप्लाई नहीं करते तो पढ़ाने में मजा नहीं आता। और बाकी क्लास में तो बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे, बाकी स्टूडेंट्स कहाँ हैं, क्यों नहीं आते क्लास में? आपके जो भी नोन है उनको बताइए कि क्लास आपको ऑनलाइन दी जा रही है तो उसका बेनिफिट लीजिए। फिर जब एग्जाम आएगा तो बोलोगे हमें कुछ आता ही नहीं है, पढ़ाया ही नहीं हमें तो, है ना? तो कमिंग क्लास जो भी होगी उसमें हम लोग क्यू पढ़ेंगे, लिंक लिस्ट बाद में करेंगे। क्यू करने के बाद फिर मैं आपको बताऊंगी कि कैसे स्टैक के थ्रू क्यू को इम्प्लीमेंट करते, क्यू के थ्रू स्टैक को इम्प्लीमेंट करते हैं। ओके, so thank you so much for this class. Meet you in the next session. Bye bye. थैंक यू मैम।
हेलो भाई, किसी ने रिकॉर्डिंग करी है यार? मैंने रिकॉर्डिंग करी थी, पता नहीं कहाँ चली गई, सेव ही नहीं हुई। हेलो हेलो